हम लोग बात करते हैं पुनः आज के संपादकीय और आज के एडिटोरियल डिस्कशन की। क्या क्या टॉपिक हमारे मेंस के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उन सब में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनसत्ता में खेती में आमदनी बढ़ाने की चुनौती, जो कि एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। भारतीय कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती, बैकबोन मानी जाती है, और साथ साथ भारतीय समाज और भारतीय गांवों और भारतीय परिवारों के लिए भी इसका अपना महत्व है। जीडीपी के लिए तो महत्व ही है, और हमारे पेपर के लिए भी इसका अपना महत्व है। किसी भी जीएस के पेपर में, चाहे आप जीएस पेपर 2 देख लें या पेपर 3, इसका बहुत महत्वपूर्ण जीएस पेपर 3 में भी है कि भारतीय खेती में या ऐसे के रूप में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले क्या मुद्दा है इस पे। आप ये जानते हैं कि आज भी लगभग 60% आबादी जो है हमारी है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो अब किसानों की स्थिति भले ही कुछ परिवर्तन नजर आता हो, एक सरकार का नारा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो देखते हैं उसमें भी कहाँ तक क्या सफल हो रहे हैं। 2016 में केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी जब देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। ठीक है, जानते हैं कि 2016 में सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी जब देश अपनी आज़ादी की 75 साल पूरे करेगा। ये ठीक है, सरकार ने इस दौरान पूरा ध्यान पैदावार और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर रहा है और कृषि क्षेत्र को पटरी पर लाने पर उसने बहुत बेहतर प्रयास किए हैं। लेकिन अब अन्य कई मोर्चों पर भी पहले की जा रही, जैसे आय बढ़ने से जुड़े अभियान, उत्पादन के ऊंचे स्तर पर ले जाना, जुताई का खर्च घटाना, क्योंकि जुताई में जो खर्च होता है उसको भी घटाना है, फसल का मूल्य बढ़ाने पर भी जोर है ताकि किसानों को ज़्यादा मुनाफा मिल सके। इस तरह कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। लेकिन वास्तव में क्या अंतर है, क्या इस पर बस्ती आवंटन भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन क्या वास्तव में किसानों की आय दोगुनी हो गई है, या अभी भी वास्तव में देखा जाए तो किसानों की आय डबल होने का जो टारगेट है, लक्ष्य, वो भी काफ़ी पीछे है, सरकार द्वारा निर्धारित सीमाएं पार हो गई। अब देखते हैं, मार्च 2022 में कृषि पर बनी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में 2 सर्वेक्षणों के आंकड़े बताए थे जो 2015-16 से 2018-19 के थे। इनके आधार पर यह बताया गया कि 2015-16 में देश के किसानों की महीने की औसत आमदनी 8,059 रुपये थी। आपके आंकड़े काम रहेंगे। 15-16 में जो औसत आमदनी किसानों की कितनी थी, 8,059 रुपये थी, जो 18-19 तक बढ़कर 10,218 रुपये हो गई। यानी 4 साल में महज 2159 रुपये की बढ़ोतरी हुई। किसानों की आमदनी अगर बढ़ी तो खर्च भी बढ़ जाता है, ऐसा नहीं कि खर्च नहीं बढ़ रहा है। पिछले साल नवंबर में सरकार ने बताया था कि किसान हर महीने लगभग 10,218 रुपये कमाते हैं, तो 4,226 रुपये खेती पर खर्च करते हैं। मतलब 10,218 रुपये अगर किसान कमा रहा है तो 4,226 रुपये खर्च करता है। किसान हर महीने 2,959 रुपये बुआई पर, खाद पानी पर और 1,200 रुपये पशुपालन में खर्च करता है। यानी किसानों के हाथ में सिर्फ 6,000 रुपये बचते हैं। इसी में उसे अपना घर चलाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, सब कुछ तो उसे इन्हीं पैसों से करना पड़ता है। तो वास्तव में देखें तो 6,000 रुपये होते ही क्या है। सबसे ज़्यादा कमाई मेघालय किसानों की है। वहाँ के किसानों की हर महीने की कमाई 29,348 रुपये है। दूसरे स्थान पर पंजाब है जहाँ पर 26,700 रुपये। ये क्वेश्चन आपका पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आंकड़ा याद रखेगा कि सर्वाधिक किसानों की कमाई किस राज्य में है। तो अमूमन स्टूडेंट्स पंजाब करता है, बट याद रखें आंकड़ा क्या है, पंजाब, मेघालय नंबर 1 पर है। मेघालय के किसानों की जो कमाई है फार्मर्स की सबसे ज़्यादा है, महीने की 29,348 रुपये। दूसरे स्थान पर पंजाब है जहाँ पर 26,701 रुपये। तीसरे स्थान पर हरियाणा है 22,841। देश में 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ किसानों की आमदनी कम हो गई है, झारखंड, एमपी, ओडिशा और नागालैंड। झारखंड के किसानों की कमाई हर महीने मात्र 2,000 मतलब कमाई 2,171 रुपये कम हो गई है। बहुत बड़ी बात है। किसानों को तो ये तो देश का अन्नदाता कहते हैं, मगर हकीकत ये है कि अपना पेट भरने के लिए भी वो परेशान रह रहा है। अब इनके रीज़न क्या है, क्या इसमें बड़ी मात्रा में आत्महत्याएं भी होती हैं आजकल किसानों की, और आत्महत्या से बड़ी एक समस्या और आ गई ऋण। इसी वजह से आत्महत्या होती है। ऋण, जो बड़ी मात्रा में ऋण बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पर फसल बर्बाद होने पर उस कर्ज की भरपाई कैसे की जाए, इसका कोई उपाय किसानों के पास नहीं होता। ऋण तो बड़ी आसानी से मिल जा रहा है उनको बैंकों वगैरह से, बट अगर फसल बर्बाद हो गई तो उस कर्ज की भरपाई वो कैसे करें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए किसानों का जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं माना जा सकता है। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि एक ऐसी टीम बननी चाहिए जो इनकी घटती आमदनी और इनकी समस्याओं को लेकर पता लगा, उसका एक ठीक ठाक सोल्यूशन भी दे। देश की 2/3 जनसंख्या आज की डेट में ग्रामीण है। आप ये जानते हैं, अगर आंकड़े की बात करें तो आज भी भारत में लगभग 68% के आसपास आबादी गांव में रहती है। 60% आबादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती से जुड़ी है। लगभग 60% आबादी का जो अपना है वो खेती और
से जुड़ी हुई है, मगर विकास की भरपूर संभावना भी है इस क्षेत्र में, बट कृषि हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है। आप हमेशा देखते रहे हैं ना, किसानों को बड़ी समस्याओं का, कृषि अभी तक सरकारों पर सिर्फ देश की जनता का पेट भरने का साधन मानती रही। इसके माध्यम से देश की जीडीपी बढ़ाने पर कभी ध्यान या गहन मंथन नहीं किया हमने। लेकिन कुछ समस्याएं सारे किसानों की एक समान होती है, लेकिन कुछ समस्याएं अलग अलग भी होती है, क्योंकि हमने एक सबके लिए वन साइज फिट फॉर ऑल की कॉन्सेप्ट लागू करने का प्रयास किया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग किसानों की समस्याएं और अलग अलग वहाँ पर जमीन है, वहाँ की फर्टिलिटी अलग अलग है, अलग अलग योजनाएं बननी चाहिए। तो इस पर भी सरकार हर संभव कोशिश करती रहती है कि फसलों के दाम कम से कम रहे ताकि महंगाई काबू में रहे। इससे किसान बीच में पिस जाते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन करने प्रेरित, लेकिन उनकी जब लाभ नहीं मिलता उनको, तो उन्हें फिर मायूस होना पड़ता है, क्योंकि लागत बढ़ जाती है। देश की जनता को सस्ते में भोजन देना एक सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार दे भी रही है। आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत इसका परिणाम किसान पर बढ़ते कर्ज के रूप में दिखता है। यही वजह है कि इस वक्त देश के किसानों पर लगभग 1680 लाख करोड़ रुपए का कृषि कर्ज बकाया। कितना? 16.80 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज बकाया। क्या गजब मतलब आंकड़ा है, आप देख के रखिए, इतना ज्यादा। अब उसके बाद क्या है कि अब क्या क्या इसके हम सोल्यूशन कर सकते हैं। एक तो हम ये करें कि एमएसपी को गारंटी बना दें, फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देना समय की मांग है, डिमांड है, ऐसा राइटर्स कहते हैं, ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके। हताश और निराश किसान को जब तक कीमत की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा और न ही किसानों की आत्महत्याएं कम होगी। हालांकि ऐसी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने भी की है और अभी जो कमेटियां बनी उन्होंने भी की है। इसके अलावा खाद बीजल डीजल के दाम को एक साथ जोड़े तो खेती पर लागत पहले के मुकाबले 8.9% बढ़ भी गई है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने खेती पर लागत बढ़ने के संबंधी रिपोर्ट में इस साल मई में जारी की, जिसमें 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में खेती पर लागत 20% बढ़ गई है। मतलब हर साल आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, किसानों के लिए लागत बढ़ती जा रही है, फिर भी एमएसपी उस मात्रा में नहीं बढ़ता। ये रिपोर्ट उपभोक्ता मांग पर आधारित थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई बढ़ने से कंपनियों की आमदनी में कितना उत्पाद बढ़ता है, क्योंकि किसानों के पास उत्पाद खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। कंपनियां हर साल बढ़ा देती हैं, खेती से उनकी आमदनी इसलिए नहीं बढ़ पा रही क्योंकि खेती पर लागत बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का एकमात्र चमकता क्षेत्र है। ये बात है कि इतने नेगेटिव होने के बावजूद, कोविड वगैरह के बावजूद भी भारतीय जो कृषि अर्थव्यवस्था है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, उसकी जीडीपी में ग्रोथ रेट में नेगेटिव नहीं रही, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है। और अब दुनिया में हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि लास्ट ईयर हमने $50 अरब का कृषि निर्यात किया था विश्व को, $50 अरब। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या है कि जब किसानों को आप खुश रखेंगे, उनकी आप हितों की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है देश का जो ग्राम देवता है वो देश की समस्याओं को सुनेगा और उसका सलूशन भी करेगा बड़े मन से। कृषि क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात के मोर्चे पर आशा के संकेत दिखाए, निर्यात बड़ी मात्रा में बढ़ा रहे। तो आने वाले समय में खेती किसानी अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बनकर रहेगी। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। $5 अरब जो हम $5 ट्रिलियन का हमारा जो 2026-27 का सपना है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कृषि सेक्टर की होगी, ये आप जान के रखिए। तो $5 अरब की 5 खरब डॉलर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि विकास दर का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ना जरूरी है। इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ीकरण के कारगर प्रयासों की जरूरत है। देश कृषि क्षेत्र जितना मजबूत होगा, फायदेमंद होगा, देश के लिए उतना ही बेहतर होगा। खेती पर लोगों की उत्सुकता, लगाव बढ़ाने की जरूरत है, ताकि खेती अगली पीढ़ी के लिए आकर्षक बने और खेती करने वालों को खेती रोका जा सके। सबसे बड़ी बात यही है कि आप ऐसे प्रयास करने हैं सरकार को कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, किसान का बेटा किसान खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। लोग गाँव में जाने को प्रयास करें। खेती को फायदे सौदा बनाने के लिए आपको लैब टू लैंड प्रयोगशाला से लेकर के खेतों तक आपको कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। आपको स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, C2 मूल्य वाली समिति हैं, अन्य ऐसी फसल बीमा जो आपने शुरू की उसका भी इंसेंटिव बढ़ाना होगा, और बीच की जो मध्यस्थता वाली जो करप्शन की चैन है उसको समाप्त करना। ऐसे मुद्दे करके हम कृषि को फिर से वो ला पाएंगे और वास्तव में ग्रामीण जो अन्न देवता है, जो किसान देवता है, वो फिर से मुस्कुरा सकेगा। तो पहला संपादकीय हमारा यहीं तक है। दूसरा आर्टिकल्स हमारा जीएस पेपर थर्ड के लिए महत्वपूर्ण है और ऊर्जा संरक्षण से पूरी होगी भविष्य की जरूरतें। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में क्या क्या हम ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, उसमें बहुत रूप से हम सौर ऊर्जा की बात करेंगे, अन्य सब की बात करेंगे। इसमें क्या क्या बेहतर पॉइंट है देख लेते हैं।
अपने राइटर्स के अपने पॉइंट होंगे। तो बिजली आज पूरी दुनिया की सबसे अहम ज़रूरत है, आप ये सब जानते हैं। पूरी दुनिया में आज ऊर्जा ही एक तरह से देखा जाए तो विश्व के लिए कारगर और ऊर्जा का जो सुपर देश है वो दुनिया में अपनी धाक जमा सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत की बात हम करें। सौर ऊर्जा क्षेत्र में हम भी हमना बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए, बिजली के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है, आप सब जानते हैं। लाइट चले जाने के बाद अगर हम देखें तो हमारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आज हमारा पूरा जनजीवन बिजली से जुड़ा हुआ है। बिजली का उत्पादन मशीनों से किया जाना चाहिए, किया जाता है, और ऐसे में हम हर हाल में बिजली का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में प्रतिदिन विभिन्न कार्यों के संचालन के ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ऊर्जा की अपनी क्षमताएं भी हैं, लेकिन उस ऊर्जा को आप जब तक संरक्षित रख पाएंगे उसकी हमें प्रयास करना। दुनिया की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ साथ प्रतिवर्ष ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम प्रतिदिन विभिन्न रूपों में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अतः भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका संरक्षण आवश्यक है, नहीं तो आप ब्लैकआउट जैसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के अंदर विभिन्न कार्यों के माध्यम से ऊर्जा का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की जरूरतें पूरी हो सके। यानी कि सतत संधारणी ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि ऐसा प्रयोग करें वर्तमान में कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जा सके। ऊर्जा संरक्षण तात्पर्य ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग है। इसका अर्थ है ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग न करना एवं कम से कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्यों को करना, मतलब इतना तो अत्यधिक प्रयोग नहीं करें। भारत एक ऐसा देश है जहां पूरे साल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे देश के लिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत बेहतर साबित हो सकती है, इसकी बात भी लगातार की जा रही है। भारत में साल में लगभग 310 दिनों तक तेज धूप खिली रहती है, 310 दिनों तक। भारत भाग्यशाली देश है कि उसके पास सौर ऊर्जा के लिए खिली धूप की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता, परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम का अथाह भंडार तथा पवन ऊर्जा के लिए लंबा समुद्री किनारा, नैसर्गिक संसाधन की उपलब्ध। मतलब सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए भारत में बहुत आपके लिए उम्मीदें हैं, बहुत संभावनाएं। जरूरत है तो बस हमें इसका बेहतर ध्यान और टेक्नोलॉजी पर ध्यान उत्पन्न देना है। अब देश की ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है। देश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। अगर इस समय बिजली संकट को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में भयावह आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देश, किसी भी देश की तरक्की के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी होती है और रास्ता ऊर्जा से निकलता है। तो सरकार को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर गंभीरता से विचार करते हुए ऊर्जा बचत के लिए जरूरी उपाय अपनाने पड़ेंगे, ताकि इस मायने में सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण विकल्प है। जो सोलर एनर्जी वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि प्रदूषण रहित है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, निर्बाध गति से मिलने वाला है, सबसे सुरक्षित ऊर्जा का स्रोत है। भारत में सौर ऊर्जा लगभग 12 महीने उपलब्ध है। सौर ऊर्जा को और अधिक उन्नत बनाने के लिए हमें अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा के मामले में अधिक समय तक हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी तकनीक और संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। बट बड़ी दुख की बात यह है कि अभी तक हम इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाए। हमारे देश में परिस्थितियां विषम होने के कारण हमें सभी उपलब्ध ऊर्जा विकल्पों पर ध्यान विचार करना होगा, और ताकि हम बड़े पैमाने पर ऊर्जा संरक्षण को भी प्रोत्साहित करना होगा। हमारे देश में ऊर्जा की मांग बड़ी मात्रा से बढ़े और बढ़ेगी भी, लेकिन उत्पादन खपत की तुलना में उतनी मात्रा से नहीं बढ़ पा रहा। देश में चल रही पुरानी बिजली परियोजनाएं कभी भी पूरा उत्पादन नहीं कर पाई हैं। नई स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए भी स्थितियां अनुकूल नहीं है। देश में बिजली के इस संकट को अगर अभी समय रहते नहीं दूर किया गया तो आने वाले समय गंभीर संकट का सामना करना होगा। दुर्भाग्यवश हमारे पास देश में खनिज, पेट्रोलियम गैस, उत्तम गुणवत्ता के कोयला और पेट्रोलियम के बहुत सीमित संसाधन। हम बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम के लिए, और आप जानते हैं कि खाड़ी देशों से आयात पर निर्भर रहते हैं, पूरे रूस से मंगा रहे हैं, ईरान से, इराक से। तो हमारा बड़ी मात्रा में जो चालू खाता घाटा इसी से बढ़ता जाता है। ऊर्जा के बजट के बिना हम विकसित राष्ट्र का सपना नहीं देख सकते, विश्व गुरु बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत में 15 सितंबर 2022 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 4,04,132.96 मेगावाट थी। कितनी थी? 4,04,132.96 मेगावाट, जिसमें कोयले से 2,10,699.5 मेगावाट अर्थात 52.14% कोयले से, हाइड्रो पावर पनबिजली से 46,850.17 मेगावाट यानी कुल क्षमता का 11.5%, प्राकृतिक गैस का योगदान 24,856.21 मेगावाट क्षमता का मैच 6% थोड़ा ज्यादा, और परमाणु ऊर्जा का योगदान 6,780 मेगावाट यानी 2% से भी कम। देश के सभी घरों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए मौजूदा क्षमता कम पड़ेगी। ये आंकड़े भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने किसी भी आंसर में आप ऐड ऑन करके अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं।
इसके लिए वर्तमान क्षमता से कम 30% अधिक बिजली की जरूरत होगी। इसके लिए देश में पावर प्लांटों में 100% बिजली उत्पादन करना होगा। आज जिस तेजी के साथ हम प्राकृतिक और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपभोग कर रहे हैं, उस रफ्तार से 40 साल बाद हो सकता है कि हमारे पास तेल और पानी के बड़े भंडार खत्म हो जाए। उस स्थिति में हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को इस्तेमाल करना थोड़ी मुश्किल है। इस क्षेत्र में कार्य अभी प्रगति पर है। इन स्रोतों को इस्तेमाल में लाने के लिए हमें कई तरह वैज्ञानिक सोच चल। अब देखिए ऐसे में इन्होंने इस टॉपिक में ये बात की गई कि कैसे हम भविष्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को विकल्प बना सकते हैं और एटॉमिक एनर्जी को, चूंकि जीवाश्म स्रोतों की अपनी क्षमताएं और भारत में बड़ी मात्रा में है भी नहीं और वो कम भी हो सकते हैं। तो हमें सौर ऊर्जा जो कि भारत में लगभग पूरे 12 महीने उपलब्ध है, पवन ऊर्जा पर और थर्मल में बेसिकली आपका थोरियम ऊर्जा पर बात कर सकते हैं। सौर ऊर्जा के लिए बेसिकली हमें क्या करना है कि तकनीकी और लागत प्रभावित क्षमता को कम करना, साथ साथ चीनी आयात जो सौर ऊर्जा में यूज होने वाले मैकेनिज्म है उसको भी निर्यात आयात कम करते हुए अपने यहाँ डेवलप करना होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद। और भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व किया है। हम सौर ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नेतृत्व करता है, उसका मुख्यालय गुरुग्राम में। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, नवीनतम तकनीक, शोध के माध्यम से इन सबको हम पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इनको लिखिएगा, प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।